अभी तय होना बाकी है। टैरिफ का मामला चल रहा है। इस बीच अमेरिका से एक और खबर सामने आ रही है और अमेरिका ने भारत के साथ एक मुआहिदा तय कर दिया है और ये दिफाई मुआहिदा माना जा रहा है। इस दिफाई मुआहिदे से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में थोड़ी सी बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 93 मिलियन का जो तिजारती मुआहिदा है, जो दिफाई मुआहिदा है, उसे क्लियर किया जाए ताकि हथियार बेचे जा सके। अमेरिका हथियार बेचे भारत को। 93 मिलियन 93 मिलियन की ये डील है और इस डील के अंदर, इस मुआहिदे के अंदर भारत जिवलाइन मिसाइल और दीगर साजो सामान अमेरिका से ले सकता है। DSCA की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यूएस कांग्रेस ने प्रपोजल्स को ट्रांसफर कर दिया था, मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो तिजारत होगी, इससे भारत का जो काउंटर इमर्जिंग थ्रेट है उस पर भी एक नज़र है और ये माना जा रहा है कि जो अभी 93 मिलियन वेपन पैकेज भारत और अमेरिका के बीच में तय हो चुका है, इसमें FGM-148 जिवलाइन एंटी टैंक मिसाइल्स मिलेंगी और कुछ आर्टिलरी के कुछ और चीज़ें जो है वो इसके साथ मिलना तय है। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन एजेंसी DSCA और अमेरिकी कांग्रेस ने कंफर्म कर दिया है कि तकरीबन 100 के करीब जिवलाइन मिसाइल्स, 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स, 216 GPS गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स और उसके साथ साथ कुछ मजीद साजो सामान बेचने को DSCA डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी ने हरी झंडी दे दी है और इसमें कोई 47 मिलियन के आसपास जो डील्स हैं वो आपको 100% अमरीकी मसनूआत की है और दीगर बाहर से भी है। तो फाइनली एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि डिफेंस डील हो गई है और डिफेंस डील, अमेरिका हथियार बेचेगा, भारत खरीदेगा। कल सऊदी अरब ने हथियार खरीदे, उससे पहले कई रियासतों ने हथियार अमेरिका से खरीदे और ये साल जब हम देख रहे हैं 2025, हथियार खरीदना, हथियारों को इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा साल रहा है। साल के आखिर पर वो सारी डिटेल्स आपके सामने हम शेयर करेंगे। फिलहाल 93 मिलियन डॉलर्स की जो डील थी उसे क्लियर कर दिया गया यूएस कांग्रेस की तरफ से भी और साथ साथ डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी DSCA है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। मजीद तफसीलात इसमें आएंगी तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात जरा अमेरिका की हो रही है तो बात अमेरिका चाइना की भी करते हैं क्योंकि मामला भारत पाकिस्तान के बीच पुरतनाव हालात का था और इस दौरान कई बार इस बात का दावा पेश किया गया कि रफाइल्स को गिराया गया और उसी चीज़ का फायदा चाइना की तरफ से उठाया जा रहा और चीन अपने दिफाई सामान को बेचने के लिए अब उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की तरफ से जारी किए गए बयान में और डिटेल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा पेश किया गया कि गलत बयानी कर रहा है चीन और जिस तरीके से वो अपने हथियारों को बेचकर भारत पाकिस्तान जंग को सामने रखते रफाइल के बारे में बातें कर रहा है, वो सरीहन मनफी है। से एक रिपोर्ट में ये बड़ा और अपने आप में नया खुलासा है और 6 से 7 माह जब ऑपरेशन को मुकम्मल हो गए हैं तो कहा गया कि जो बयानात चीन की तरफ से आए और J-10 थंडर का नाम आपने सुना होगा जो पाकिस्तानी फिजाइया इस वक्त इस्तेमाल कर रही है और इस्तेमाल किया भी गया। भारत के खिलाफ जब कार्रवाई की बात कही गई तो उसके बाद से ही कई खबरें आई, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि अलग अलग जगहों पर राफेल का मलबा मिला, जिसका मतलब था कि पाकिस्तानी फिजाइया ने राफेल को गिराया। ये खबरें उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, लेकिन इस अमेरिकी रिपोर्ट में पता चला कि इस झड़प के बाद बीजिंग की तरफ से J-35 थंडर या इस जहाज को फरोख्त करने की कोशिशें तेज की गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार एक जाली राफेल मलबा वीडियो बनाया गया, ऑनलाइन उस वीडियो को फैलाया गया और अमेरिका की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की भी या इस रिपोर्ट में तस्दीक हुई कि चीन की कंपनियों की जानिब से एंटी राफेल मिस इन्फॉर्मेशन का ये जो सिलसिला चला, कैंपेन चला, वो आज 7वें या 8वें महीने में भी जारी है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के बाद खत्म हो, बल्कि ये चलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रोपेगेंडा 8वें महीने में जारी है। अमेरिकी पैनल की इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की पूरी मशीनरी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, अफवाज, ज़्यादातर जो आलात हैं या जदीद किस्म के जो हथियार हैं वो चीन से ख़रीदता है और ज़्यादातर इन्हिसार उसका चीन पर है।
भारत की तरफ से मुसलसल ये कहा गया कि चीन, आप सबको याद होगा कि एक बयान आया था कि 80% के आसपास इनपुट्स जो दी जा रही थी जब ये क्लैशेस चल रहे थे, तो वो चीन उसमें मदद कर रहा था पाकिस्तान की। वो इस रिपोर्ट के जरिए कंफर्म हुआ कि बहुत सारी चीजें इस तरह की जिसमें चीन मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा मदद पाकिस्तान को प्रोवाइड चीनी अथॉरिटीज की जानिब से की जा रही थी। और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन जो है यूएस चाइना का, उसने भी बाज़ाब्ता तौर पर इस नई रिपोर्ट के मुताबिक जो यूएस कांग्रेस की जानिब से यूएस कांग्रेस को सौंपी गई है, जिसमें J-35 जेट्स की खरीदो फरोख्त ज़्यादा हो, इसकी सेल ज़्यादा हो, इस चीज़ का एक बयानिया बनाकर एंटी राफेल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई। बुनियादी मकसद ये था कि तिजारत भी बढ़े और स्ट्रेटेजी के एतबार से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट ने दो चीज़ें कंफर्म कर दी कि एक, वो जो नैरेटिव सेट किया गया था ऑपरेशन के बाद, वो मुसलसल फेल साबित हुआ। इस रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर मलबा दिखाया गया, कुछ तस्वीरों के जरिए वो फैलाया गया। दूसरी बात ये कि भारतीय अफवाज की जानिब से मुसलसल जो कहा जा रहा था कि ऑपरेशन के दौरान भारत जहां जहां कार्रवाई कर रहा था, एक एक पल या एक एक सेकंड की तफसीलात पाकिस्तान को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए चीन की मदद से मिल रही थी। तो इस रिपोर्ट में उस बात की तरफ भी वाज़ेह इशारा किया गया, वो सारी रिपोर्ट्स सही साबित हुई और राफेल के खिलाफ गुमराह कुल मुहिम आज भी जारी है। चलिए यजमान, ये तो था अमेरिकी रिपोर्ट जो चाइना के लिए जारी किया गया था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये साल हथियार बेचने का हो रहा है और हर तरफ से हथियार जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा आगे बढ़ती है, बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी करती हैं, क्योंकि बैरून मुल्क दौरे पर एक बार फिर जा रहे हैं। जोहान्सबर्ग में इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नई दिल्ली से जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे 21 नवंबर को। बड़ी खबर कि वज़ीर आज़म जोहान्सबर्ग में G20 समिट का जो इजलास नवंबर 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 21-22 है। और इतलात और खबर यह है कि वज़ीर आज़म जोहान्सबर्ग G20 समिट के लिए जाएंगे और इस दौरान 3 बड़े अहम मुद्दे, जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट और ग्लोबल रिसाइलेंस है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ये जो अहम तरीन इजलास G20 का होने जा रहा है और जिसमें 3 बड़े मुद्दे हैं, इन पर भारत अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखेगा। वज़ीर आज़म जोहान्सबर्ग में मौजूद रहेंगे 21 तारीख से 23 तारीख के दरमियान, जिस दौरान इस समिट के अंदर कई अहम बातें जो है वो की जाएगी। एक यही कि जैसे मैंने आपको कहा कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी दुनिया में किस तरीके से ये चल सकता है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ये नारा इसके साथ जोड़ दिया गया है। और वज़ीर आज़म इस ज़िम्मन में अपनी बात रखेंगे। बिल्डिंग ए रिसाइलेंस वर्ल्ड G20 का एक बहुत बड़ा मिशन जो है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और फिर अफेयर जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, इस मौजू पर भी एक गुफ्तगू जो है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से 3 मौजू ऐसे हैं जिन पर वज़ीर आज़म गुफ्तगू करेंगे। जोहान्सबर्ग के अंदर ये इजलास होने जा रहा है। 21 तारीख से 23 तारीख के दरमियान साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद रहेंगे वज़ीर आज़म। अगरचे अभी ज़राया हमारे वज़ीर आज़म के दफ्तर के ये बता रहे हैं कि इस इजलास के अंदर वो शिरकत करेंगे, वज़ीर ख़ारजा साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वज़ीर आज़म दफ्तर के आला तरीन अफसरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे और कुछ लीडरों से मुलाकात भी होगी। ताहम हतमी फहरिस्त आने वाले चंद दिनों के अंदर सामने आ सकती है। फिलहाल बड़ी बात यह कि 21 तारीख से 23 तारीख के दरमियान G20 का इजलास होने जा रहा है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर ये इजलास होगा और वज़ीर आज़म इस इजलास के अंदर शिरकत कर सकते हैं। इस इजलास की अहमियत ये भी है चूंकि इसमें सऊदी अरब, रूस है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान और कोरिया वगैरह और यूके भी, तो बहुत सारे ममालिक के साथ ड्यूरिंग ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद और भारत पाकिस्तान के जो कुछ दरमियान चला उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे गए। लेकिन आलमी ताकतों का एक मंच पर आने के बाद इस चीज़ की तरफ भी कम से कम इशारा होगा जो शुरुआत में हमने कहा कि जदीदियत की या दौरे जदीद में हथियारों की लड़ाई की तरफ भी मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त पेशरफ कर रहे हैं। तो इस इजलास की उस हिसाब से अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। ये तो एक बात, लेकिन बात अब ज़रा भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुक से भी, क्योंकि इस इजलास में इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी मुतवक्के है। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस डील जहां यूएस भारत की एक हुई, वहीं इंडोनेशिया और भारत भी एक अहम पेशरफ्त कर रहे हैं और मिसाइल डील पर एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें इंडोनेशिया की जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इसी महीने की 26 तारीख को दारुल दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले इतलात ये हैं कि एक बड़ी डील 600 से 800 मिलियन डॉलर तक होगी, जो अभी तक हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा बात दौरान मुलाकात राजनाथ सिंह के साथ दारुल दिल्ली के अंदर मुमकिन है हो। इससे पहले आपको याद होगा कि भारत की जानिब से फिलिपाइन के साथ भी इसी तरह की एक डील हुई थी, बात की गई थी। लेकिन मरकजी वज़ीर दिफा के साथ जब बात की जाएगी
तो इतलात के मुताबिक ब्राह्मोस खरीदने पर बातचीत मुतवक्के है और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इसका तखमीना तकरीबन 600 से 800 मिलियन डॉलर लगाया जा रहा है। और इस तरीके से अगर होता है तो फिर ये अपने आप में ये दूसरी बड़ी डील होगी, खासतौर से ब्राह्मोस मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया, जिसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा उसके बाद बढ़ी। ये कितना असरअंदाज है, कितना ख़तरनाक है, कितना तबाहकुन साबित होता है, मुसलसल इस पर ब्रीफिंग्स भी दी जाती रही। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे तेज़ तरीन और ख़तरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक ब्राह्मोस, जो भारत की जानिब से 2022 में एक डिलीवरी भारत की जानिब से फिलिपाइन को की गई। और मेक इन इंडिया जो ब्राह्मोस का लखनऊ के अंदर जो आउटपुट है, लखनऊ के अंदर जो सारा निज़ाम चला, उसका भी एक आउटपुट है। तो आप अपने आप में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी इन 3 वर्षों या 4 वर्षों के दौरान है कि बड़े ममालिक भी अब ब्राह्मोस की ख़रीदारी में इस वक्त कम से कम अपनी प्रायोरिटी में रख रहे हैं और दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। और इंडोनेशिया जो मुसलसल बड़े ममालिक के दबाव या प्रेशर के बावजूद भी हथियार खरीदने का या डीलिंग का सिलसिला कंटिन्यू किया हुआ है, और अगर भारत के साथ इस साल के आखिर तक ये डील हो जाती है तो ये अब तक की उसकी तारीख में भी ब्राह्मोस या क्रूज मिसाइलों की सबसे बड़ी डील होगी, जो इस दौरे के दौरान लग रहा है कि लगभग फाइनल हो जाएगा 28 नवंबर से पहले पहले। फरोख्त के हवाले से भी बात होनी है। और अब ज़रा फटाफट से एक और नेशनल खबर की ओर चलते हैं और उसके बाद सीधे खबरें आएंगी जी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि मामला दिल्ली धमाका और जम्मू कश्मीर का भी है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले आज तमाम नज़रें और तमाम कैमराज फोकस रहेंगे 10 बजे से 11 बजे तक बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वाले इत्तेहाद ने अपना झंडा लहरा दिया है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर वज़ीर आला का ओहदा संभालने जा रहे हैं। ओहदे और राजदारी के हवाले से गांधी मैदान को सजाया गया है। नीतीश कुमार 10वीं मरतबा, एक रिकॉर्ड टर्म बिहार की जब आप देखेंगे तो 10वीं मरतबा आज हलबरदारी की तकरीब होनी है उनकी। नीतीश कुमार 10वीं बार मजदी वज़ीर आला बनेंगे और पटना के गांधी मैदान के अंदर इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म अमित शाह, जेपी नड्डा और दीगर लीडरान जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार को कल आपको याद होगा पहले ही एनडीए का लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर मुंतखब कर दिया गया था और तकरीबन 202 एमएलएज ने बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नामजद उम्मीदवार नीतीश कुमार को अपना लीडर तस्लीम किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने गवर्नर के साथ कल मुलाकात की, इस्तीफा दिया और आज नई हुकूमत बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी मुकम्मल तौर पर दोबारा से लीडर तैनात कर दिए गए हैं और उनके डिप्टी के तौर पर विजय सिन्हा डिप्टी लीडर के तौर पर होंगे। 20 वज़रा आज नीतीश कुमार के साथ हल्फ लेंगे बिहार के अंदर और बीजेपी ने मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा और नितिन को दोबारा से मैदान में उतारने का फैसला लिया है। और इसी तरीके से जीडीओ भी विजय चौधरी और वीरेंद्र यादव को मंत्रालय वापस सौंप रही है। एलजेपी, आरवी और एलएमएम, हम और दीगर जमातें जो छोटी छोटी जमातें इस वक्त इत्तेहाद की थी, उन्हें भी काबीना में जगह दी जा रही है। पटना के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। रात देर गए वज़ीर दाखिला पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बिहार में पटना के इस गांधी मैदान में वज़ीर आज़म साहब भी पहुंचेंगे। तकरीबन 10:30 बजे से तकरीबात का आगाज़ होगा। 11 बजे हलफ-बरदारी है, 11:30 बजे तक हलफ-बरदारी की तकरीब मुकम्मल होनी है। और इस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए वाली गठबंधन एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मजबूती के साथ उभर कर सामने आ चुकी थी, जो आज हलफ-बरदारी हो रही है। आरजेडी का ग्राफ तवक्कुआत से नीचे कम, बहुत सारी जमातें अपना जो है खाता भी नहीं खोल पाई है। तो फाइनली नीतीश कुमार 10वीं मरतबा आज वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और ओथ सेरेमनी गांधी मैदान के अंदर है। जेपी नड्डा और अमित शाह साहब रात को पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म साहब थोड़ी देर में नई दिल्ली से बिहार के लिए रवाना होंगे। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर पूरे बिहार के अंदर कर दिया गया है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ धमाका और धमाके के पस मंजर और पेश मंजर क्या कुछ चल रहा है, हाई अलर्ट किस तरीके का है और तलबा जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। 9:10 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरों की। आप सब जानते हैं दिल्ली धमाकों के बाद मुसलसल तहकीकात कंटिन्यू हैं, जारी हैं और दारुल-हुकूमत दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर तक तहकीकात का दायरा वसी होता चला जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली तहकीकात पर मजीद तफसीलात आपको दें, लेकिन सबसे पहले उस इदारे की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसके खिलाफ इन दिनों मुतअद्दिद एजेंसियां सरगर्म हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और यूनिवर्सिटी चांसलर के घर को अब बाज़ाब्ता तौर पर जो डेडलाइन दी गई थी 3 दिनों की कि वो अपना घर खाली करें, 3 रोज़ा इनेदामी डेडलाइन वो ख़त्म हो गई है। इसके बाद आज इनेदामी कार्रवाई की एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मूव कैंटोनमेंट बोर्ड है उसकी गैर कानूनी तामीर पर जो नोटिस दिया गया था उसमें भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। और आप सब जानते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाकों के बाद मुसलसल डॉक्टरों के एक बड़े गिरोह या फिर कई रिसर्च स्कॉलर्स और कई लोग तहकीकात के दायरे में आए। उसके बाद ये इदारा जब मुतअद्दिद एजेंसियों की नज़र में आया, आज सबसे बड़ी कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर फरीदाबाद के अंदर होने वाली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ यूनिवर्सिटी हुकाम बल्कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनके घर तक बात पहुंच गई। इंदौर के अंदर आज सबसे बड़ी कार्रवाई, उनके घर को मिसमार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से एक नोटिस उनको सर्व किया गया था जिसमें 3 दिनों का वक्त दिया गया था। वो डेडलाइन आज खत्म हो रही है, तो इसलिए इदारे से जुड़े हुए कुछ बड़े लोगों जिनसे पूछताछ ऑलरेडी एक तरफ चल रही है, आगे चलकर अगली खबर में आपको बताएंगे। लेकिन इस इनेदामी कार्रवाई के साथ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी अगर आज ये पहला स्टेप इसमें लिया जाता है जो मुमकिन तौर पर लिया जाएगा। तस्वीरें भी मकान की दिख सकती है, जरा एक बार चला दीजिएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड का मानना है कि डिमोलिशन के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस और दीगर चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। और जवाद सिद्दीकी जो चांसलर है, जो फिलहाल इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके भाई की भी गिरफ्तारी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और ये मकान है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको गिराना है। और आज इंदौर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली धमाकों के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा हुआ और उस दौरान कार्रवाइयाँ भी वहाँ पर हुई, लेकिन फाइनली अल फलाह के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई, उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। हज़ारों करोड़ रुपए का हेर फेर की बात हो रही है और इलीगली मकान कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब कहीं ना कहीं ये बात जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से सामने रखी गई और डिमोलिशन ड्राइव नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। और माना जा रहा है कि इंदौर के अंदर आज इनेदामी कार्रवाई हो सकती है। ताहम सिक्योरिटी और सेफ्टी का माकूल इंतजाम आज पहले इंदौर पुलिस चेक करेगी, जिसके बाद इस रिहायशी ढांचे को गिराया जा सकता है। ये तो थी बात जनाब अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की, जिसका रिहायशी घर आज तोड़ा जाएगा। लेकिन जरा बात अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम तलबा की भी करते हैं। इतलात और ख़बरों के मुताबिक, खबर रसा इदारों के मुताबिक और मुख्तलिफ ज़राया के मुताबिक अभी भी कुछ लोग मिसिंग है, यानी जिनके बारे में शिकंजा कसा गया है उनके बारे में कोई ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। उन तमाम का ताल्लुक अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ है और इतलात के मुताबिक कुल मिलाकर 10 लोग अभी भी मिसिंग है और उन 10 में से 3 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से भी बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग अभी भी मिसिंग है, जिन पर यह शुबा है कि वो बराह रास्त डॉक्टर उमर और इस पूरे गैंग का हिस्सा थे जिन्होंने दिल्ली को या मुल्क को दहलाने का मंसूबा बनाया था। और उस 10 में से 3 का ताल्लुक कश्मीर से भी बताया जा रहा है। अभी इब्तिदाई ज़राया और सिक्योरिटी एजेंसीज के ज़राया ये बता रहे हैं, अगर जो सरकारी तौर पर ना ही किसी और एजेंसी की तरफ से कोई बयान आया, ताहम अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोगों के मिसिंग होने की खबर आ रही है। रेड फोर्ट धमाके के अंदर अब तक 200 से ज्यादा जो स्टाफ है जो अंडर स्कैनर था, जिनसे तफ्तीश और पूछताछी अमल चल रहा था, वो मुकम्मल हो गया है। कुछ लोगों की रिहाई हो गई है, कुछ लोगों को अभी भी अंडर स्कैनर रखा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्पेशल सेल, जम्मू कश्मीर पुलिस मुसलसल कमांड सेंटर बनाए हुए हैं जी यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच इतलात और ख़बर यह है कि दिल्ली धमाकों के अंदर सुसाइड उमर, डॉक्टर उमर, जिस घर के अंदर रह रहा था, जिस औरत ने उसको कमरा किराए पे दिया था, उस खातून को भी एहतियातन फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुल मिलाकर 1000 के करीब
लोगों से सवाल जवाब भी हो रहा है और कई सवालात जो है वो तहरीर किए गए हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो बड़ी बात ये कि अभी तक 200 डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर से अल-फलाह के पूछताछ हो चुकी है और बड़े पैमाने पर पूछताछ का अमल जो है वो जारी है। लेकिन नूह के अंदर जो तकरीबन 35 साल आंगनवाड़ी वर्कर है जिसने डॉक्टर उमर को अपना मकान कमरा किराए पर दिया था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और ये माना जा रहा है कि अल-फलाह के अंदर एक अजीब व गरीब माहौल था और वो माहौल क्या था जी, अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर उमर फ्रिक्वेंटली डॉक्टर उमर को खुसूसी प्रिविलेज दिया गया था। ये बात सामने आ रही है और ये मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने भी अपनी बात बताई है। और 2023 में तकरीबन 6 माह तक वो गैर हाजिर रहा, कोई वजह बताओ नोटिस, कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ। बिसाइड दिस कि उमर के लिए दिन को पूरा खाली रखा जाता था और इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट पर ही डॉक्टर उमर की तैनाती दफ्तर के अंदर की जा रही थी और शायद ही वो कोई क्लास नॉर्मली देता हो, इस तरीके की भी बातें जो है वो सामने आ रही है। टीम NIA, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, UP ATS, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेम्परेरी तौर पर कमांड सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर बना दिया है और तमाम तर हालात वाक़ात को देखा जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जवाद अहमद सिद्दीकी जो चेयरमैन है अल-फलाह ग्रुप के, उन पर 415 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग, इलीगल फंड रेजिंग और दीगर मामलात के हवाले से मुकदमा दायर किया है, जिसके बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। 13 दिन की रिमांड पर वो ED की कस्टडी में है और दूसरी तरफ से उनका रिहायशी मकान जो है उस पर आज बिलडोजर चल सकता है। तो ये कुल मिलाकर अल-फलाह की कहानी जो आपके सामने हमने रख दी है। लेकिन अब इस धमाके के तार कहाँ कहाँ हैं, डिटेल के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल, साथ साथ बात अब जरा उस बड़ी तंजीम की भी जो भारत के अंदर तो ममनू करार दी गई है, ऑलरेडी बैन्स लगे हैं, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको ये भी याद दिलाते चलें इस केस में तहकीकाती अमल जब आगे बढ़ रहा है तो कई और लोगों के साथ तार जुड़े होने के इंकिशाफ तहकीकाती अमल के दौरान जब दायरा वसी किया जा रहा है तो तब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बैंक अकाउंट्स तक अब इंतजामिया पहुंच रही हैं, एजेंसीज पहुंच रही हैं और इस तहकीकात के दौरान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक वसी नेटवर्क को बेनकाब करने के दावे जब मुसलसल किए गए तो ये भी कहा गया कि जिस तरीके से जिस हिसाब से कार्रवाइयां की गई अभी तक जो सारा सिलसिला चलता रहा, कुल मिलाकर इसमें बैंकिंग डिटेल्स तक एजेंसीज पहुंची हैं और ये भी पता चला कि POK से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से बैठे कई लोगों की शनाख्त ज़राए के मुताबिक हो चुकी है जिन्होंने माली तौर पर लेन देन करके या जब ये हमला अंजाम देना था इस तरह की बड़ी साजिश रची जा रही थी तो सरहद पार बैठे लोग इस काम में मुलव्विस थे। इस दरमियान बैंक अकाउंट जिसमें तकरीबन 2 लाख के आसपास जो माली तौर पर मुआवनत की गई थी, पैसे मुंतकिल किए गए थे, वो फिलहाल मुंजमद कर दिया गया है एजेंसी की जानिब से। साथ साथ टेलीग्राम के जरिए चैट हुई है दिल्ली धमाकों के बाद और धमाके वाली तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा जब ये सारी साजिश रची गई तो 10 दिनों के दौरान क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के इस पार्ट में जहां 13 लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं, जैश-ए-मोहम्मद के कई हैंडलर्स फैसल, उकाशा और हाशिम, कहा जाता है कि इन तीनों की एजेंसीज को टेलीग्राम के जरिए की गई चैट भी हाथ लगी है, जिसके जरिए ये पता चला कि वहां से वो जो फंड्स का रेज करना, पैसे को मुंतकिल करना और जो माली तौर पर मुआवनत इस हमले तक करनी थी वो सारा सिलसिला किया गया मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी। इसके अलावा जो एक क्लरिक पकड़े गए पिछले दिनों, आप सब जानते हैं, कहा गया कि मकामी सतह पर ये जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल काम कर रहा था जिसको वाइट कॉलर टेररिज्म का नाम दिया गया, प्लस हैंडलर्स के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर एक कलीदी किरदार अदा कर रहा था दोनों को मिलाने में। नौगाम के अंदर जब सबसे पहले 27 अक्टूबर का वो मामला सामने आया जिसमें श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई की और पता चला कि जैश नामी तंजीम के पोस्टर कोई चस्पा कर रहा था, वहां से तहकीकात आगे बढ़ी तो अब तक पता चला कि मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर टेलीग्राम चैट से लेकर कई लोग जो मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक थे वहां से लेकर बैंक खातों तक एजेंसीज पहुंची तो एक के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ और कई लोगों पर ये भी कहा गया जिनकी निशानदेही कर ली गई जो या तो अफगानिस्तान में या POK के अंदर या फिर पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से के अंदर बैठे हैं जो इस तरफ इस मॉड्यूल के साथ राब्ते में थे। लेकिन इन दरमियान कलीदी किरदार एक वो क्लर्क जो पिछले दिनों पकड़ा गया था उससे हुई और वो जम्मू कश्मीर पुलिस इस केस में भी तहकीकात अभी तक कर रही है। फिर दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि ये भी कहा गया कि जो मॉड्यूल जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा फरीदाबाद तक काम कर रहा था, इस दरमियान भी टेलीग्राम के जरिए चैट से पता चला कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग जो पुलिस जिनसे पूछताछ कर रही है इनको मिलाने का काम कर रहे थे और यहां तक
सिर्फ फरीदाबाद के अंदर इस इदारे पर नहीं बल्कि सहारनपुर जहां से डॉक्टर अदील की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई वो, और नूह हरियाणा तक मजीद कई लोग इस वक्त जो है वो रडार पर आ गए हैं। पता ये चला कि जितना भी माल या जो मवाद या जो कंसाइनमेंट मंगवानी थी, एक तो वो उम्र तक जो पहुंची, जो फिर 10 तारीख को हुआ, जिसमें बड़े खुलासे हुए, पैसा पहुंचाना था। ये सारी की सारी इमदाद जो है टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए भी की जाती रही। लॉजिस्टिक सपोर्ट तो अपनी जगह, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी मुआवनत की जाती रही। ये खुलासा एजेंसियां अभी तक कर रही है। अभी चूंकि हतमी तहकीकात तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हर गुजरते दिन के साथ अकाउंट्स मिल रहे हैं, नाम मिल रहे हैं, कई लोगों की तारें जुड़ रही हैं। ये तहकीकात अभी चल रही है, बहुत लंबा केस जा सकता है। फिलहाल वो बैंक अकाउंट मुंजबित कर दिया गया है जिसमें 2 लाख के आदान प्रदान या मुंतकली की सबसे पहले बात इसी नेटवर्क के जरिए एजेंसीज को पता चली। उसके बाद कार्रवाई की गई और मजीद लोग माली मुआवनत के सिलसिले में चैटिंग के बाद इन एप्लीकेशंस के जरिए जो राब्ते में थे उन लोगों पर भी गाज गिर रही है और मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। अगली खबर पर चलते हैं और बात जरा तलबा की करते हैं। उन तलबा की करते हैं जो तालीम हासिल करने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, और कल आपको याद होगा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस ज़िमन एक तवज्जो दिलाओ बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि अब जम्मू कश्मीर की गाड़ी लेकर दिल्ली में घूमना भी डर लगता है, बस डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं वज़ीर आला भी हूँ। तो इस तरीके की सूरत हाल के बीच इतलात और खबर ये है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ उत्तराखंड ने भी कमर कस ली है और जम्मू कश्मीर के तलबा जो वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर या टेक्निकल कॉलेज के अंदर ज़ेर तालीम है, उनकी प्रोफाइलिंग का सिलसिला तेज़ हो गया है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तकरीबन 1700 कश्मीरी तलबा जो देहरादून के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर ज़ेर तालीम है, उनकी डिजिटल वेरिफिकेशन और दीगर मामलात के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया ग्रुप, चैट और कॉन्टैक्ट्स को मोनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है पुलिस की तरफ से, और बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन ड्राइव जो है वो अक्रॉस कोचिंग सेंटर्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और दीगर मकामात पर जो है वो की जा रही है। हॉस्टल और पीजी रिकॉर्ड्स, हॉस्टल या जो पीजीज देते हैं यानी उनके लिए भी ये साफ कर दिया गया कि आईडी प्रूफ, मोमेंट और तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाए। जितने भी कैंपसेस हैं, एजुकेशन के सेंटर्स के जितने भी कैंपसेस हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और साथ साथ सीसीटीवी मेन गेट्स के अंदर और बाहर जो है वो लगा दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को होने से पहले ही रोका जा सके। फिलहाल बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस और दीगर रियासतों की पुलिसें जो है वो मुसलसल ये काम कर रही है, लेकिन बड़ी बात कि तकरीबन 1700 के करीब कश्मीरी तलबा जो इस वक्त उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर है, उनकी डिजिटल वेरिफिकेशन का अमल पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है और एहतियात बरतने के लिए सबको कह दिया गया है। डिप्लॉयमेंट्स का काम बढ़ा दी गई है उत्तराखंड के अंदर आईएसबीटी पर, रेलवे स्टेशन पर, मसूरी रोड पर और उन तमाम जगहों पर जहां पर तलबा का आना जाना सबसे ज़्यादा रहता है, उन तमाम मकामात पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। तो ये तो थी बात जनाब धमाकों के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन और दीगर इदारों ने भी अपने अपने बयान जो है जारी कर दिए हैं। लेकिन ज़रा बात आज के दिन की भी करते हैं और बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुसलसल अवामी राब्ता मुहिम जारी रखे हुए हैं और इत्तलात और खबरों के मुताबिक आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पुंछ के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान कई अवामी वफूद और तरक्याती कामों का आज खुद वो मुआयना करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू भी ले लेंगे और इस बीच पुंछ शहर के अंदर सिक्योरिटी के माकूल और मुनासिब इंतजाम कर लिए गए हैं। बाद ये दूसरा दौरा होगा पुंछ का इन 4 से 5 महीनों के दौरान। एक तो सिक्योरिटी से मुतल्लिक तफसीली जायजा लिया जाएगा, जिला इंतजामिया के अफसरान, मकामी जो नुमाइंदे हैं वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मकामी सतह पर इंतजामिया की जानिब से कर ली गई हैं। इतलात ये हैं कि जहां तामीर व तरक्की का जो मंजरनामा मौजूदा वक्त में है, सरमा के दौरान किस तरीके से कोऑर्डिनेशन को या हम आहंगी महकमों के दरमियान मजीद मजबूत बनाई जाए, उस ताल्लुक से बात होगी। दूसरा, सिक्योरिटी रिव्यू इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरहदी ज़िला है और मुसलसल पिछले दिनों में हालात को बिगाड़ने की कोशिशें हुई हैं, इस बात की तस्दीक अथॉरिटीज़ खुद भी करती रही हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे।
प्लस साथ ये भी इतलात हैं कि जब अवामी वफूद से मुलाकात होगी तो उनमें वो वफूद भी शामिल होंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पार से जब वापस रिटेलिएट किया गया, पाकिस्तानी शेलिंग से बुरी तरीके से मुतासिर हुए थे, उन लोगों की भी जो है वो तफसीलात तो इंतज़ामिया के पास हैं, लेकिन उनके साथ भी आज बाज़ाब्ता तौर पर बात लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से की जाएगी और इस बीच उनका खिताब भी होना है, सिक्योरिटी अफसरान को वाज़ेह हिदायत भी इस सिलसिले में दी जाएंगी। साथ साथ खबर ये भी है कि एक लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव है, वो भी जम्मू के अंदर उन्हें अटेंड करना है, लेकिन दौरा काफ़ी अहम है पुंछ का। सीधा पुंछ चलते हैं, शहजाद भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरहदी ज़िले से। शहजाद, क्या मज़ीद तैयारियां हैं और स्केड्यूल पूरे दिन का क्या है आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुंछ सिटी का? हाँ, सिक्योरिटी पिछले 2-4 दिन से काफी अलर्ट पर है और पुलिस के आला ऑफिसरान जो हैं मुख्तलिफ जगहों का दौरा करके पूरा हाई जो सिक्योरिटी को देख रहे हैं। आज मनोज सिन्हा पुंछ के दौरे पर हैं और इनका दौरा जो है ऑपरेशन संदूर के दौरान जिन लोगों के मकान डिसमेंटल हो गए थे, जो लोग ना अभी तक उन्होंने अपने मकान की तामीरात नहीं लगाई, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो मनोज सिन्हा पुंछ के दौरे पे आ रहे हैं और एक सुनने में आया है कि एक एनजीओ के साथ इनका टाई अप हुआ है, उनके साथ मिल के इन लोगों के मकान जो है बनाए जाए। शहजाद, मुलाकातों के हवाले से खबर यह है कि बहुत सारे डेलीगेशंस मिलेंगे, कोई जानकारी, कोई फहरिस्त आपके पास कौन कौन से लोग मुलाकात एलजी से कर रहे हैं? हाँ, अगर एलजी साहब के पास टाइम हुआ तो काफी लोग जो हैं तैयार बैठे हैं जो अपने जिला पुंछ के अंदर डेवलपमेंट को लेके और सबसे ज्यादा लोगों की जो डिमांड यही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। डॉक्टरों की कमी की वजह से आए दिन वहाँ पे जो है लोग प्रोटेस्ट करते हैं और अपने जो काफी लोगों की जानें भी जो है जाया हो गई हैं। अगर फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा है, मगर जो डॉक्टरों की बेसिक मैन फैसिलिटी है वो कम है। डॉक्टर कमी होने की वजह से जो है लोगों अच्छा, जब ये मीटिंग हो रही है सिक्योरिटी रिव्यू में, क्या डायरेक्टर जनरल पुलिस या आईजीपी जम्मू, बाकी अफसरान जम्मू से पुंछ पहुंचे हैं? रात भर क्या हल चल रही है? और इतलात ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर एरिया डोमिनेशन जो है वो बढ़ा दी गई है, काफ़ी मूवमेंट रात से हुई है। हाँ, सिक्योरिटी की जहां तक बात करें कि आईजी जम्मू जो है वो कल से पुंछ पहुंचे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे वो विजिट कर रहे हैं और उसके साथ ही वो मीटिंग भी ले रहे हैं ताकि ये जो हमारा एलजी साहब का विजिट है वो सक्सेसफुली जो है कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद भट्ट पुंछ से थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा, थोड़ी देर में पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत सारी इंगेजमेंट्स हैं, उसके बाद वापस जम्मू आना है। जम्मू में मुलाकातें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट दौरा इस एतबार से सरमा के दौरान काफ़ी मुश्किलात रहती है। अगरचे सिविल गवर्नमेंट, मकामी नुमाइंदे, अवामी मुंतखबा हुकूमत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दो तरहों से ज़िला, एक तो बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर है, इदारों में मैन पावर या मशीनरी की कमी, वो बाइस मुसीबत खुद अथॉरिटीज़ के लिए बन रहा है बड़े इदारों के अंदर। और ये वो इदारे जिन पर दबाव इन ऑपरेशंस के दौरान काफ़ी ज़्यादा रहा, ख़ासतौर से ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ अस्पताल की, बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात है। प्लस साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ सरहद इस ज़िले की टकराती है, तो मुश्किलात माजी में भी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से रही हैं। उन चीज़ों को बहुत करीबी से देखा जाएगा, इसकी निशानदेही अथॉरिटीज़ करके आज तफसीली रिपोर्ट्स जो हैं वो अफसरान की जानिब से एलजी के सामने रखी जाएंगी। और इतलात यह है कि जिन लोगों के घर टूटे थे, नुकसान पहुंचा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरहद पार से फायरिंग हुई थी पाकिस्तानी शेलिंग से, उन लोगों के साथ भी या उनके जो वफूद है उनसे मुलाकात आज एलजी की होने जा रही है। चलिए जनाब, ये तो थी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो आप पुंछ के दौरे पर जाएंगे, लेकिन ज़रा बात सिविल सेक्रेटरीट पावर कॉरिडोर की भी करते हैं। और इतलात और ख़बर ये है कि अतफाल को लेकर बनाने वाला जो ग्रुप है, यानी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसे मुकम्मल तौर पर बनाया जा रहा है और इसे मुकम्मल तौर पर इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है। और इतलात और ख़बर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाइल्ड राइट कमीशन बहुत जल्द मुतहरिक और फाल नज़र आएगा, क्योंकि चाइल्ड राइट कमीशन के हवाले से चेयरमैन की तैनाती और मेंबरों की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। पैनल जिसकी सरबराह जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया था और जिसकी सरबराही सकीना हेतू साहब कर रही है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस कमीशन के क़याम के हवाले से कौन चेयरमैन होंगे, कौन इसके मेंबर होंगे, उनके नामों को ऑलमोस्ट तय कर दिया है। और अभी जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास है, कुल मिलाकर शॉर्टलिस्ट 21 लोगों को किया गया है
21 लोग चेयरपर्सन के लिए आए थे, 28 लोग जो है वो वाइस मेंबर के लिए आए थे, और इन्हीं में से अब फाइनल किया जाएगा उस कमेटी को जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से जानी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फिलवक्त जो सोशल वेलफेयर के हैं, लॉ जस्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हैं, वो पैनल के अंदर मौजूद हैं, जो जिनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो इस जो वेटिंग लिस्ट है और जो कैंडिडेट्स हैं इनकी फाइनलाइजेशन करें, ताकि नाम फाइनल किया जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जाए, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इस कमीशन के हतमी तौर पर ऐलान किया जाए और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों के लिए इस कमीशन के क़याम को हरी झंडी देकर जो है वो बना दिया जाए। तो बहुत जल्द चाइल्ड राइट कमीशन जो है वो फंक्शनल होगा और इस ज़िम्मन में चेयरपर्सन सकीना यतू जो है, अभी जो मिनिस्टर है सकीना यतू, वो चेयरमैन की तैनाती और साथ साथ मेंबरों की तैनाती के हवाले से इकदाम कर चुकी है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम मुद्दे की करते हैं और बात करते हैं मौसम के बेवक्त मौसम की बारिश और उससे तबाहशुदा ढांचे की बाज़ाबादकारी के हवाले से। और इत्तलात और ख़बर यह है कि हुकूमती इदारों की तरफ से अब आहिस्ता आहिस्ता करके इक़दाम किए जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट PDNA कराने का फैसला ले लिया गया है और ये एक्सरसाइज जो है ये फुल स्केल पर चलेगी उन इलाकों के अंदर जहां पर तबाहशुदा ढांचा है, चाहे वो रामबन हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो रियासी हो, जहां जहां पर भी ये तबाहियां मची है वहां पर पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट PDNA इसका नाम रखा गया है, इसको लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा अगस्त और सितंबर सन 2025 में मौसमियाती तब्दीली हुई, बारिशें हुई, आसमानी बिजली गिरी जिसके नतीजे में कुल मिलाकर 152 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर के अंदर हुई और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिप्यूट किए गए टीम, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से टीमें डिप्यूट की गई। लेकिन अब माना जा रहा कि 27 नवंबर तक तमाम इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां जहां पर भी ये तबाहियां हुई है PDNA पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट को मुकम्मल किया जाएगा ताकि बेहतर रास्ता बनाया जाए। और ये जो PDNA मुकम्मल होगा इसके बाद ये जो रिपोर्ट हुकूमती इदारों के पास आएगी, माना जा रहा है कि उसको बाद में वजारत दाखिला को भी भेज दिया जाएगा जहां पर इसकी अप्रूवल हो सकती है। सीधे चलेंगे शिल्पा के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लोग हैं ये बता रहे थे जनाब हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, हमें जो जिस तरीके से बुनियादी सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके का रिलीफ होना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। मकान टूटे, नो डाउट कुछ NGOs कुछ और लोग अपने अपने तरीके से जरूर काम करें, लेकिन ये जो हुकूमत का पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का प्रोग्राम है PDNA, ये क्या है, कब ये शुरू हुआ है और क्या वाकई तौर पर ये आने वाले 25 नवंबर तक मुकम्मल होकर एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के सामने होगी? देखिए 14 अगस्त से लेकर जो है वो 5 सितंबर 2025 तक जितना भी बाढ़ के आने के बाद जो है अचानक बाढ़ के आने के बाद नुकसान हुआ है, जिसको लेकर ये पोस्ट नीड असेसमेंट जो है वो पूरी तरीके से पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो है वो किया जाएगा, जिसको लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी असिस्ट किया गया है। अब 25 नवंबर 2025 से तारीख बताई गई है जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, जिसको लेकर डिविजनल कमिश्नर और तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो हिदायत दी गई है कि जो भी जिस प्रकार से फील्ड जो भी सुविधाएं हैं, लॉजिस्टिक या फिर फील्ड सुविधाएं हैं, वो प्रदान जो है वो की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 20 टीमें जो है वो बनाई गई है, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लगभग ये 20 टीमें जो है वो बनाई गई हैं, जो कि ये पूरी तरीके से असेस करेंगी और उसके बाद एक यानी कि एक डेटे को जो है वो तैयार किया जाएगा और उस डेटे को तैयार करने के बाद एक रिकवरी प्लान जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा कि बाढ़ के आने के बाद जो है वो कितना नुकसान हुआ है। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से सेक्टर्स यहाँ पर जो है वो बताए गए हैं कि किन किन सेक्टर्स को टच किया जाएगा, यानी कि किन किन पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें हाउसिंग एंड सेटलमेंट्स है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पब्लिक बिल्डिंग्स है, सिविक अम्यूनिटीज है, लाइवहुड है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रोड्स, ब्रिज, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब सेक्टर्स जो है वो बताए गए हैं।
जिनको ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जाएगा, कितना नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि एक आंकड़े को भी तैयार किया जाएगा कि वो आंकड़ा कितना होगा कि इतना नुकसान जो है हुआ है। इसके अलावा देखिए डेटा इकट्ठा करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और उसके बाद एक जिस प्रकार से नुकसान को हाईलाइट किया जाएगा, उसके बाद जो है वो एनडीएमए फील्ड असेसमेंट रिव्यू और पीडीएनए का जो भी फाइनल होगा, उसके बाद एक ये एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो एनालिसिस करेगा, यानी कि पूरी तरीके से डेटा तैयार होगा। उसके बाद सेक्टर जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद एक रोड मैप को तैयार किया जाएगा। ये रोड मैप पूरी तरीके से ये होगा कि जो एक आंकड़े को तैयार किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान का कितना आंकड़ा बनता है, कितना बजट बनता है, और ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद एक जिस अच्छा प्रकार शिल्पा, से ये नहीं लगता जो है कि वो जिस मुआवजा तरीके से दिया काम जाएगा। होना चाहिए था उसमें थोड़ा डिले हुआ, और अब जितना टेक्निकल प्रोसेस इसमें लगाया गया ये 2 से 3 महीने का वक्त हो लगेगा, और गालिबन ये जनवरी एंड या फेब मिड ऑफ द फेब तक पूरी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्या ये इतना लंबा चलेगा? क्योंकि हमें पता है कि फेब में बजट सेशन भी है, और दिल्ली से फिर जब ये रिपोर्ट यहाँ जाएगी दिल्ली से कुछ पैसा लाया जाएगा, उसे बजट में डाला जाएगा, और अगले साल ये पैसा फिर दिया जाएगा। थोड़ा डिले प्रोसेस तो नहीं है इसमें? देखिए प्रोसेस कंप्लीट होने को इन्होंने तारीख दी है सितंबर 25, 2025, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा, देखिए संभावना पूरी इसी प्रकार से है कि ये काफी ज्यादा जो है वो डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा, लेकिन बजट भी होना चाहिए, और बजट कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि अगले साल कहीं ना कहीं लोगों को वो मुआवजा जो नुकसान हुआ है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर जितना भी नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं अगले साल जो है वो मिलने की इस प्रकार से जो है वो संभावना हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कुदरती आफात के बाद जम्मू कश्मीर इस तबाही के मंजर को देखने के बाद अब बहाली की तरफ जा रहा है। ये रेस्टोरेशन प्रोसेस है जिसमें हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इकदाम उठाए जा रहे हैं, और मुस्तकबिल करीब में मज़ीद हिकमत अमली के मुताबिक काम होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा जम्मू कश्मीर में एक और बड़े महकमे की, महकमा तालीम की करते हैं। और आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मुसलसल शिकायतें भी वालिदैन की तरफ से मिल रही थी, जिस बात का संजीदा नोटिस अथॉरिटी की तरफ से लिया गया, और ऐसे में कुछ बड़े स्कूलों पर गाज गिरी है, ख़ास तौर से निजी स्कूलों पर जिनके खिलाफ शिकायतें काफ़ी ज़्यादा थी। चूँकि आप सब जानते हैं तालीमी सेशन 2026 का आगाज़ हो गया है, लेकिन इन सब के दरमियान अथॉरिटीज़ को जो शिकायतें मिली थी कि निजी स्कूल मनमानी करना फिर से शुरू हुए हैं, वो जो सिलेबस की बात थी और निजी पब्लिशर्स से किताबें खरीदने पर कोई भी पेरेंट्स को मजबूर नहीं करेगा, ये कहा तो गया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और 4 निजी स्कूलों को बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। उनकी डीएफिलिएशन का प्रोसेस इस वक्त बिल्कुल जारी है, और इतलात के मुताबिक किसी भी वक्त एक बड़ी कार्रवाई आगे बढ़ते हुए इन लोगों पर बाज़ाब्ता तौर पर अथॉरिटीज़ के मुताबिक जो कवायद व ज़वाबित मौजूद हैं उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। और इसके अलावा 8 ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको नोटिस भी अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी तो पहले किए गए थे, लेकिन जब काम ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद जुर्माना आयद किया गया। और ये अब तक की अहम तरीन और बड़ी कार्रवाइयों में से एक अथॉरिटीज़ की मानी जा रही है, जिसमें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, और जो कार्रवाई हुई है जिसमें तस्दीक की गई, बाज़ाब्ता तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया बोर्ड हुकाम की जानिब से कि निजी पब्लिशर से वालिदैन को किताबें खरीदने पर मजबूर किया गया। कम से कम कहीं तो बोर्ड की नींद टूटी, और इसके बाद बोर्ड की ज्वाइंट सेक्रेटरी शहनाज चौधरी जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, जिनके मुताबिक पेरेंट्स की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत का जायज़ा लिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच शुरू की गई, कई इदारों में बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीमें मुकर्रर की हैं। एक तो जो मंजूर शुदा जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उस पर अमल दरामद हो, इस बात की निगरानी करेंगे, और जो स्कूल नहीं कर रहे हैं उनकी डीएफिलिएशन का प्रोसेस ठीक वैसे होगा जैसे 4 स्कूलों के नाम सामने आए। इसी मुआयने के दौरान जब पेरेंट्स ने शिकायतें की तो पता चला कि 4 स्कूलों की निशानदेही हुई, उनकी डीएफिलिएशन की तरफ बोर्ड हुकाम के मुताबिक वो बिल्कुल आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, और बाकी स्कूलों जो जिस नौयत की खिलाफ वर्जियाँ थी उस हिसाब से उन पर कार्रवाई करते हुए किताबें ये जो इस वक्त जुर्माना है वो किया गया। अथॉरिटीज़ इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो तजवीज़ करदा किताबें हैं बोर्ड की तरफ से, एक तो वो सस्ती हैं, हल्की हैं, और स्टूडेंट्स के लिए तालीमी मयार के मुताबिक हैं, लेकिन निजी पब्लिशर्स की किताबें न सिर्फ महंगी पड़ रही हैं बल्कि पेरेंट्स पर गैर ज़रूरी तालीमी और माली बोझ का भी एक तरह से सबब बन रही हैं, और ज़रूरी मयारात पर पूरा किताबें जो सिर्फ सरकार की दी हुई हैं वो उतर रही हैं। लेकिन एक मसला और भी है, किताबें
ताखीर से मिलना शायद पिछले साल की तरफ एक मुसीबत बने, इस बार भी वैसी शिकायतें आएं फिर और मुसीबत बन सकती है। इस बीच स्कूलों को पहले ही हिदायत दी जा चुकी हैं कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें वो तजवीज़ ना करें, मगर इन सब के दरमियान कार्रवाई की गई और शहनाज चौधरी के मुताबिक बोर्ड की जानिब से इस बात का संजीदा नोटिस लेते हुए 8 स्कूलों को जुर्माना आयद किया गया, 4 को नोटिस जारी हुए। लेकिन डीएफिलिएशन का बड़ा मसला है। आइंदा दिनों में चूंकि ये बड़े इदारे के साथ मुंसलिक होते हैं, फिर इजाज़त जम्मू कश्मीर के अंदर या मुल्क के किसी भी हिस्से में काम करने की इजाज़त मिलती है। जो लोग भी कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ाने और वालिदैन को परेशान कर रहे थे, माली तौर पर उन पर बोझ डाल रहे थे, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें तजवीज़ करके, बोर्ड हुकाम के मुताबिक इनको डीएफिलिएट करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन अभी शायद बहुत काम बाकी है। सोशल मीडिया पर कल से भी कुछ तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं कि नर्सरी से लेकर दूसरी और तीसरी तक ये जो पूरे सब्जेक्ट्स वाइज जो किताबें हैं वो सेट्स भी 8 से 9 हज़ार के दरमियान कीमतें जा रही हैं, जो शायद प्राइवेट पब्लिशर्स की तरफ से दी गई हैं। अब इस बात की तहकीकात हो रही हैं, लेकिन ये भी कंफर्म किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि कौन से स्कूल इस तरह का काम कर रहे हैं और जो दायरे से बाहर जाने वाले स्कूल हैं उनकी डीएफिलिएशन हो सके। चलिए जनाब, ये तो थी बात तलबा, वालिदैन और हुकूमती इदारों की, जिन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और यह साफ कर दिया है कि हुकूमत की रिट किसी भी कीमत पर चलेगी। लेकिन क्या हुकूमत की रिट वहाँ पर चलेगी जहाँ पर ताजिर अंजुमने सरापा एहतजाज है और तिजारत से वाबस्ता हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता अफराद की तरफ से इस बात का दावा पेश किया गया कि हुकूमत ने वादा तो किया था, लेकिन वादे की वफाई के हवाले से जो अमली इक़दाम करने थे उस पर अभी भी कोई काम नहीं किया गया है। बड़ी खबर, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने इल्ज़ाम आयद कर दिया कि हुकूमत उन्हें नज़रअंदाज कर रही है और कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नुकसान अगस्त के महीने में जो सैलाबी सूरत हाल बनी, जिसकी बात कौमी शाहराह बंद हुई, दोनों चीज़ों को देखते हुए एप्पल सेक्टर को, सेब के सेक्टर को तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और सूबा कश्मीर के अंदर हुकूमती इदारों की तरफ से कंपनसेशन का अभी तक कोई भी माकूल और मुनासिब ऐलान नहीं किया गया। एक तरफ से बारिशें हुई, बेवक्त बारिशें हुई, तूफानी सूरत हाल पैदा हुई, 20 दिन से ज़्यादा रोज़ तक कौमी शाहराह बंद रही, जहां पर माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। और यही वजह है कि बाद में मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों से वाबस्ता लोगों ने मीटिंग की, हुकूमत से मुतालबा किया कि क्रॉप इंश्योरेंस का रिवाइवल, क्रॉप इंश्योरेंस हो और कम से कम MIS का रिवाइवल जो है वो इस सेक्टर के अंदर होना चाहिए। मुगल रोड को कौमी शाहराह का दर्जा तो दिया गया, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हो पा रहा, ये दूसरी बात उनकी तरफ से की गई। फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो असेंबली से लेकर भी आज तक हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से इस पर बयान भी आया है, वो KCC लोन्स का भी है। और अंजुमन का मानना है कि KCC लोन्स का वेवर अभी तक नहीं हो पाया है, इंटरेस्ट मुसलसल बढ़ रहा है और जो लोग इस सन्नत के साथ जुड़े हुए हैं उन पर शबखून हो रहा है। बड़ी बात कि फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन अक्रॉस द कश्मीर ज्वाइंटली ब्रीफिंग कर चुकी है, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं और ये साफ कर दिया कि जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज बनाने की बातें नॉर्थ सेंटर के अंदर हो रही थी, अभी तक जो मुकम्मल तौर पर नहीं है, जिसकी वजह से सन्नत को नज़रअंदाज करना और जो लोग इस सन्नत के साथ जुड़े हुए हैं उनको मुकम्मल तौर पर खुद कफील बनाने के बजाय उनके जो ज़राया है, ज़राया आमदनियाँ हैं, उस पर भी डाका जनी की जा रही है। ये कश्मीर ग्रोवर्स की तरफ से कहा गया है। इमरान, दो चीज़ें, एक तो हुकूमती मुआवजा या पैकेज, क्या इंतज़ार कहीं ख़त्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, असम्बली के अंदर KCC लोन की माफ़ी पर काफ़ी अराकीन की जानिब से, काफ़ी नुमाइंदों की तरफ से हुकूमत को याद दहानी तो कराई गई, क्या उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात यह है कि जब रवां साल सैराबी सूरत हाल पैदा हुई थी तो उस सब चीज़ से हम सारी सूरत हाल से हम सब लोग वाकिफ़ है और ख़ासकर जो नेशनल हाईवे बंद रहा था तकरीबन 20 दिन और उसके बाद जो यहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उस पर भी एक यहाँ पे क्राई मची थी। और जहाँ तक असेंबली में मुतालबात का ताल्लुक है, जिस तरीके से कल सोपोर फ्रूट मंडी के अंदर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से इजलास बुलाया गया और नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल
की जो लीडरशिप है फ्रूट ग्रोवर्स की, वो उस इजलास में मौजूद थे और उन्होंने उसमें हुकूमत से मुतालबा किया और ये भी कहा कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उस सूरत हाल की वजह से। और साथ साथ ये कहा कि एक कंप्रहेंसिव रिलीफ पैकेज जो है वो फ्रूट ग्रोवर्स को दिया जाए। केसीसी लोन माफ करने का मुतालबा उन्होंने किया। कोल्ड स्टोरेज की एस्टैब्लिशमेंट का उन्होंने मुतालबा किया नॉर्थ कश्मीर के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने मुगल रोड की स्टैट्स का मुतालबा किया, नेशनल हाईवे का। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक जो रूट है फ्रूट के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद रहता है या कोई और उसमें जो रुकावट पैदा होती है, उस रुकावट से बचने के लिए एक स्पेसिफिक जो है फ्रूट के लिए माल बरदार गाड़ियों के लिए रूट कायम किया जाए। बहुत सारे उन्होंने मुतालबात किए हैं, लेकिन जहां तक हुकूमत के रिस्पांस का ताल्लुक है, पहली बात ये कि जब यही सवालात हॉर्टिकल्चर के या एग्रीकल्चर के मिनिस्टर जावेद डार साहब से पूछा गया था असेंबली के अंदर, तो हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत ने, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने हर जगह पे असेसमेंट शुरू की है, टीम्स जो है डिप्यूट की है और उस असेसमेंट को लेके मरकजी सरकार से एक पैकेज का मुतालबा किया जा रहा है ताकि जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं या जो इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है उसकी एटलीस्ट भरपाई हो जाए। दूसरा ये कि एक रिलीफ की जो बात हुई थी या पैकेज की जो बात हुई थी, तो उस पे हुकूमत की तरफ से ना तो कोई एश्योरेंस मिली थी और ना ही केसीसी लोन को माफ करने की कोई एश्योरेंस मिली थी। दूसरा ये जो मुतालबे में कल उन्होंने कहा है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को दोबारा से फाल किया जाए। और तीसरा ये कि जो बैंक के जो कर्जे हैं हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं, उनका जो सूद उसमें है, उस सूद को माफ किया जाए। हालांकि उस पे भी असेंबली के अंदर सवालात हुए थे, लेकिन उन सवालात के जवाब में भी हुकूमत ने, चूंकि फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि इन सारी चीजों की असेसमेंट हो रही है, एश्योरेंस नहीं मिली थी, लेकिन ये कहा गया था कि इस मार्केट को फाल बनाने के लिए, इसको नुकसान के भरपाई के लिए हुकूमत इकदाम उठा रही है, हुकूमत इकदाम कर रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से शायद इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जो मुतासरीन है, अगर उनको रिलीफ मिली होती या कोई पेशरफ्त या कोई डेवलपमेंट हुई होती, तो शायद ये 3-4 महीनों के बाद दोबारा से मुतालबात सामने नहीं आए होते। लेकिन जहां तक हमारी नॉलेज है, हुकूमत ने एक असेसमेंट की है जहां जहां भी नुकसान हुआ है और जो सबसे ज्यादा इसमें अफेक्ट हुए हैं उनकी भी लिस्ट तैयार की गई है और वो हुकूमत ने जो है डिपार्टमेंट ने हुकूमत को भेजी है और हुकूमत की तरफ से मरकजी सरकार से भी इस सेक्टर की भरपाई के लिए मुतालबा किया गया। लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें हुकूमत को रिस्पांस नहीं मिला है। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं ये कि एक ऐसा सेक्टर जिसके साथ 70% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता है, उनका रोजगार वाबस्ता है, जरिया माश है और कश्मीर में रीढ़ की हड्डी इकॉनमी की ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस साल सैलाबी सूरत हाल बनी, नेशनल हाईवे बंद रहा और उस सब सूरत हाल से चूंकि हम सब लोग वाकिफ है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन बार बार ये गवार लगाई जा रही है, बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि एटलीस्ट हुकूमत केसीसी लोन माफ करे, एटलीस्ट हुकूमत जो बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले किसान है उनका जो कर्जा है बैंकों के अंदर, उस कर्जे में जो बैंक का जो लोन है उसमें जो सूद है उस सूद को कम से कम माफ किया जाए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को दोबारा से फाल किया जाए। और सबसे बड़ा मुतालबा इसमें यह है कि एक तो पैकेज रिलीफ की तो वो बात ही कर रहे हैं, दूसरा ये कि एक स्पेसिफिक आप रूट या रोड बनाइए जिसमें सिर्फ ये जो माल बरदार गाड़ियां हैं जहां से हमारा फ्रूट जाता है, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड, अगर नेशनल हाईवे बंद भी हो जाता है या कॉन्वॉय चलती है या कोई और इशू बन जाता है, मौसमी सूरत हाल कोई ऐसी बन जाती है, तो उस सूरत हाल में इन गाड़ियों को नुकसान ना हो। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि जब रोड बंद हुए, एक तो माल खराब भी हुआ उस वक्त फ्रूट, और दूसरा जब रोड बहाल भी हुआ तो उस माल की जो अब बचा हुआ माल था उनकी कीमतें गिर गई। और आपने देखा होगा कि उस वक्त भी ये कहा गया कि उनकी प्राइसेस जो है, जो कीमतें हमारे फ्रूट्स की हैं वो कम हो गई। लेकिन एक चीज का हुकूमत ने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर रेक्टिफाई किया था, जो आज मुतालबा किया जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं खुद भी असेंबली में था, तो उस वक्त कंसर्न मिनिस्टर ने कहा था कि जो 7000 की, 10,000 की, हजारों की ये में कहा जा रहा है कि फिगर्स दिया जा रहा है कि इतना नुकसान हुआ है, तो उसका उन्होंने डिनाई किया। तो शायद उन्होंने 600-700 करोड़ रुपए की, शायद मुझे पूरा याद नहीं कि उन्होंने कहा था इतना नुकसान हुआ है। लेकिन बहरहाल नुकसान हजारों करोड़ का हो या 500 करोड़ का या 100 करोड़ का हो,
लेकिन किसी तरीके से बागबानी शोबे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुतासरा जो किसान है, किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को उनकी मदद, उनकी इमदाद, रिहेबिलिटेशन, रिलीफ का जो मुतालबा है वो जायज है। और दूसरा, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कश्मीर की जो सुपर फ्रूट मंडी है, एशिया की लार्जेस्ट फ्रूट मंडी मानी जा रही है, और यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की एस्टेब्लिशमेंट का या कोल्ड स्टोरेज को यहाँ बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, तो हुकूमत उस पे जो है गौर करें, तो ये भी एक उनकी डिमांड है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि कर्जों में लोग फंसे हैं, बैंक का लोन है, और एक और डिमांड उनकी ये है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, अभी तक उस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लेके ना सिर्फ अब ये हॉर्टिकल्चर से लोग मुतालबा करें। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस देखा होगा कि बेशतर जो असेंबली मेंबरान हैं, उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि क्रॉप इंश्योर, तारिक आमी साहब ने सबसे पहले इसका मुतालबा किया था कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को आप जो है यहाँ पे लागू कीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और ये जो बैंकों का कर्जा है, ये जो मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कीम है या बाकी चीजें हैं, एटलीस्ट इनको फाल करें आप, सो दैट कि इस सेक्टर को हम बचा सके। लेकिन अभी तक जहां हमारी नॉलेज है उसमें यही है कि गवर्नमेंट जानती है नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट जानती है कि सेक्टर मुतासिर हुआ है, गवर्नमेंट जानती है कि 70-80% हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बड़ी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। गवर्नमेंट ये भी तो जानती है बागबानी शोबे से जुड़े हज़ारों लोग, बल्कि लाखों की तादाद में लोग, जब आप फैमिली मेम्बर्स को, तमाम लोगों को ऐड ऑन करते हैं, तो एक बड़ी तादाद है जो अभी भी सरकार की तरफ से मुआवजे का या फिर राहत का इंतज़ार कर रही है। इस बीच बड़ी खबर एक सुबह जम्मू से आ रही है, जहां पर रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से इस वक्त छापेमार कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जम्मू में एक और बड़े इदारे पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर जम्मू शहर से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए की तरफ से थोड़ी देर पहले रोजनामा कश्मीर टाइम्स के जम्मू दफ्तर पर छापामारी की गई है। और ये छापामारी इसलिए की जा रही है ज़राया के मुताबिक क्योंकि अखबार एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने और मुल्क की सालमियत के लिए जो मवाद था उसे छाप रहा था। खबर रसा इदारों के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है अनुराधा बसीन, एडिटर कश्मीर टाइम्स के खिलाफ, और उसके बाद ही इस तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया गया है। और इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की टीमें जो है वो जम्मू के कश्मीर टाइम्स दफ्तर के बिल्कुल बाहर है, जहां पर अंदर भी तहकीकाती अमल को तेज कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है। जम्मू कश्मीर पुलिस का खसूसी दस्ता एसआई जो है वो इस वक्त कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर मौजूद है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापा डाला है जी कश्मीर टाइम्स के जम्मू के दफ्तर के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि अखबार इन्वॉल्व है जी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर, और ये स्प्रेड कर रहा है डिस इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है जो मुल्क की सलामती और दीगर मामलात के लिए ख़तरा है। याद रखिएगा, इससे पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं मुख्तलिफ लोगों पर इनफरादी तौर पर, लेकिन इस तरीके से कश्मीर टाइम्स का, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ये स्क्वीज़ हो गया था, अखबार उतना नहीं था कहीं पर, जम्मू व श्रीनगर वाला एडिशन ऑलरेडी बंद था और दफ्तर वहाँ से छीना गया था। अब ये वेद बसीन साहब की जो बेटी है अनुराधा बसीन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, और 35 से 370 वाले मामले पर ये कोर्ट में भी थी, और फिर इंटरनेट पाबंदी वाले मामले पर भी ये थी कोर्ट में। फाइनली एसआईए ने अब बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा जरा अपडेट करें, हमारे पास खबर आ रही है कि एसआईए की टीमें जो है वो दफ्तर पर पहुंच चुकी है, तलाशी कार्रवाई चल रही है। क्या आज के दिन में अखबार फंक्शनल था, अखबार छप रहा था? देखिए, कश्मीर टाइम्स जो कि जम्मू का एक फेमस अखबार है, उसके ऑफिस पर इस समय जो है वो रेड जो है वो चल रही है एसआई के द्वारा, जहां पर पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को जो है वो खंगाला जा रहा है। क्योंकि जो ये अखबार है, बताया जा रहा है, जो जानकारी हम तक पहुंची है कि ये अखबार एक मामला जो है वो एसआई के द्वारा दर्ज किया गया था, उसके बाद ये रेड जो है वो डाली गई है। ये बताया जा रहा है कि ये अखबार, इसका जो कंटेंट था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक थ्रेट है, जिसके चलते ये रेड इस समय जो है वो ऑफिस पर देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को जो है वो खंगाला जा रहा है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि एक याचिका भी जो है वो दायर की गई थी कोर्ट में, इंटरनेट जब बंद हुआ था तो कहीं ना कहीं ये कहा गया था एडिटर के द्वारा कि अखबार वो नहीं छाप पा रही है,
और ये साफ तौर पर जो मामला दर्ज हुआ है, ये साफ तौर पर ये मामला था कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट है, जो अखबार का कंटेंट है, वो लोगों के लिए एक थ्रेट है, जिसको लेकर एसआई के द्वारा मामला दर्ज किया गया और अब जो है ये रेड वहां पर डाली जा रही है। पूरी जो तरीके से डॉक्यूमेंट्स एफआईआर को दर्ज खंगाला की जा है, रहा है। क्या ये आउट ऑफ हिज ऑन रिसर्च पर किया है या किसी शख्स की तरफ से कोई दरख्वास्त दी गई है कि इनका कंटेंट जो है जी वो आउटराइटली एंटी नेशनल है और ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ में है? क्या दरख्वास्त पर एफआईआर हुई या अज खुद स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कार्रवाई की है? देखिए, फिलहाल इसको लेकर तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची कि एसआई ने जो एक मामला दर्ज किया था और उसी के मुताबिक जो है वो इस समय रेड डाली जा रही। हालांकि शिकायत हुई थी या नहीं हुई थी, ये अभी तक जानकारी जो है पहुंच नहीं पाई है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद जो है वो ये रेड इस समय जारी है और बड़े पैमाने पर जो है वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को, जितना भी ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उन सभी को जो है वो इस समय खंगाला जा रहा है। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की कोई खबर या महज तलाशी कार्रवाई तक अभी बात सीमित है? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लेने की कोई जानकारी या फिर ये कार्रवाई सिर्फ अभी छापेमारी तक सीमित है जम्मू दफ्तर में? देखिए, कुछ ही समय पहले ये कार्रवाई जो है वो की गई है, छापामारी इस समय जो है वो की जा रही है और अभी भी हो रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी की कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, शिल्पा शर्मा जानकारी दे रही थी। और जम्मू के अंदर ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तस्वीरें आपके सामने कश्मीर टाइम्स के जम्मू दफ्तर की। साल 2020 में भी एक कार्रवाई हुई थी और श्रीनगर में, जहां पर दफ्तर को उसके बाद सीज किया गया था। शिकायतें आगे बढ़ी, तहकीकात चल रही थी। 5 साल बाद जम्मू के हेड ऑफिस पर भी कार्रवाई और मजीद तफसीलात का इस सिलसिले में इंतजार रहेगा। जैसे ही एसआई की जानिब से भी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन की जाएगी। प्रोग्राम के आखिरी कुछ लम्हात हैं और ख़बर ज़रा आपको चलते चलते शुमाली कश्मीर से भी बताते चले, जहाँ पर आतिशज़दगी की एक वारदात रोनमा हुई है और आग लगने से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा। लासीपोरा सोगाम का इलाका है नॉर्थ कश्मीर का, जहाँ पर रात देर गए आग पर काबू पाने के लिए मकामी लोगों की जानिब से फ़ौज और पुलिस की भी मदद हासिल की गई। और तस्वीर आपके सामने, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन चूंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं है। लसीपुरा सोगाम का इलाका है और यहाँ जो तफसीलात आई कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जिम्मेदारान, मकामी पुलिस और फौज के जिम्मेदारान मौके पर पहुंचे, लोगों के साथ मिलकर कार्रवाई की और बेहतर तालमेल और फौरी जो रद्दअमल हुआ उसके ज़रिए सारी एजेंसियों ने मकामी लोगों की जान बचा ली, कंट्रोल में जो है वो आग कर ली। लेकिन नुकसान माली काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एक रिहायशी मकान गालिबन पहले खबर आई थी और उसके बाद कहा गया कि एक जो गाँव खाना था, काउ शेड था, वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गया, खाकस्तर हुआ है। और ज़्यादा इससे कोई नुकसान की कोई कंफर्मेशन नहीं है। मकामी लोगों की जानिब से इस बचाव कार्रवाई में जो कलीदी किरदार तमाम एजेंसीज़ का रहा है, इसके लिए एजेंसीज़ का भी शुक्रिया अदा किया है। लोगों का प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए 10 बजने वाले हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। कॉल्स का सिलसिला कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज बस वक्त आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। प्रोग्राम सलाम जेके में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।